नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हम मौर्योत्तर काल की इस सीरीज में अभी तक दो राजवंशों को पढ़ चुके थे जो विदेशी थे, बाकी देशी हम चार राजवंशों को पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने कल देखा था कि हमने शुंग खत्म कर लिया, कर्ण पढ़ लिए, सातवाहन पढ़ लिए और उसके बाद छेदी पढ़ लिया था। और विदेशी राजवंशों में हमने हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक और उसके साथ ही पहलव पढ़ लिए थे, पार्थियंस पढ़ लिए थे, शक पढ़ लिए थे, उसमें तीन पढ़ लिए थे। अब चौथा हमें माफ कीजिए, पहलव अपन अभी करेंगे। अपन ने कल सीथियंस पढ़ लिए थे, आज पार्थियंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन देख लेते हैं कि जो विदेशी थे उसमें इंडो ग्रीक जो हमें पढ़ने थे, इंडो ग्रीक और सीथियंस, पार्थियंस और कुषाण, ये चार पढ़ने हैं। चार के साथ ही हम ये दो कंप्लीट कर चुके हैं, इंडो ग्रीक और सीथियंस यानी शक और हिंदी वन खत्म हो चुके हैं। अब आज हम पहलव, पार्थियंस और कुषाण पढ़ेंगे। इसी के साथ ही जो विदेशी राजवंश थे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जब हम पार्थियंस पढ़ेंगे पहले, तो पार्थियंस में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ एक शासक की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, किसकी? गोंडोफर्नीस, गोंडोफर्नीस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और कुषाण में हम लगभग 3-4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। तो ये एक हमने मूल रूप से खाका तैयार कर लिया कि आज हमें क्या क्या करना है। अब तो शुरू करते हैं हम पार्थियंस से। जब हम पहलवों की बात करते हैं या पार्थियंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो जनजाति ईरान के क्षेत्र से आई, अपन ने कल मैप के थ्रू समझा था, तो जो जनजाति ईरान के क्षेत्र से आई और भारतीय क्षेत्र पर आई, ज्यादा बड़े क्षेत्र पर इन्होंने शासन नहीं किया। जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, पाकिस्तान और काबुल का क्षेत्र है, जो उस पर शासन किया। जो मूल भारतीय क्षेत्र है, मध्य भारतीय, वहां तक ये नहीं पहुंच सके। तो अपन को बेसिकली इतना पता है कि ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा नहीं करना किया है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक अभिलेख मिलता है जिससे हमें गोंडोफर्नीस की जानकारी मिलती है। तो आइए हेडिंग बनाते हैं, पार्थियंस या पहलव, पार्थियंस। इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इनका मूल स्रोत लिख लेते हैं। कहां से आए हैं? ईरान से, ईरान से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, ईरान से आते हैं तो मध्य भारत के, मध्य एशिया से होते हुए ये आते हैं। जो भारत का मैप बनता है इस तरीके से जी। तो इस वाले एरिया पे, इस एरिया पे शासन करते हैं कौन? और थोड़ा कम कर लेते हैं, पंजाब सिंधु घाटी वाला एरिया है। पंजाब सिंधु घाटी वाले एरिया पे जो पार्थियन है वो उस क्षेत्र पे शासन करते हैं। अब क्या होता है कि इनका जो एकमात्र शासक है गोंडोफर्नीस, उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो उसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, उसमें क्या क्या लिखा रहता है, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ईरान या पर्शिया, फारस जिसको बोलते हैं, वहां से आए। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक कौन है? गोंडोफर्नीस। ठीक है, गोंडोफर्नीस इसका मूल शासक मिलता है। गोंडोफर्नीस का एक अभिलेख मिलता है हमें, तख्ते वही अभिलेख। तख्ते वही अभिलेख से इसकी सारी जानकारी मिलती है। तख्ते वही या तख्ते बाही अभिलेख भी कहा जाता है। तख्ते बाही अभिलेख में हमें इससे संबंधित सारी जानकारी मिलती है कि ये क्या क्या उपाधियां लेता था, इसके समय क्या महत्वपूर्ण घटना घटी जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कि ये देवव्रत की उपाधि लेता था, देवव्रत उपाधि लेता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इसके समय ही जो सेंट थॉमस था, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जब ईसाई धर्म की स्थापना हो गई क्रिश्चियनिटी की, तो सेंट थॉमस भारत आता है। ठीक है, सेंट थॉमस भारत आएगा, भारत आया। ठीक है, किस लिए आता है ये? सेंट थॉमस भारत आता है क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, ईसाई धर्म। ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम, ईसाई धर्म प्रचार के लिए कौन आता है? सेंट थॉमस।
जब सेंट थॉमस भारत आता है तो भारत की जगह जगह जाकर वो अपने धर्म का प्रचार करता है, ईसाइयत का प्रचार करता है। जब वह मद्रास के समीप पहुंचता है तो मद्रास में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मद्रास में ये मर जाता है। किन कारणों से मृत्यु हुई उतनी हमें जानकारी नहीं है, ना हमें आवश्यकता है जानने की। एक हमें सादा सी जानकारी ये रखनी है कि गोंडोफर्निस के समय सेंट थॉमस आता है और क्या करता है, ईसाई धर्म का प्रचार करता है, ठीक है। इससे हमें तख्ते वही अभिलेख मिला है। तख्ते वही अभिलेख के बारे में देख लेते हैं हम कि ये खरोष्टी लिपि में मिला है हमें, ठीक है, खरोष्टी लिपि। उस क्षेत्र में यही लिपि प्रचलित थी। अपन ने अशोक के अभिलेख भी देखे, उस एरिया में सारे अभिलेख जैसे सहवाजगढ़ी और मानसेरा ये भी खरोष्टी लिपि में होते थे, ठीक है। तो तख्ते वही अभिलेख भी खरोष्टी लिपि में मिलता है। ये सारी जानकारी हमें गोंडोफर्निस के बारे में मिलती है। इसके अलावा एक चीज और कि गोंडोफर्निस ने अपनी राजधानी कैसे बनाया, इसने अपनी राजधानी कैसे बनाया, राजधानी बनाया इसने अपनी तक्षशिला को, तक्षशिला को ये राजधानी बनाता है। ये सारी जानकारी हमें पहला वंश, पार्थियंस या फिर गोंडोफर्निस से मिलती है। इतना सफिशिएंट होता है कि भाई कहां किस क्षेत्र से आए थे, तो अपन कह देंगे पर्शिया या मध्य एशिया से आए थे या फारस से आए थे, ये तीनों एक ही कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद गोंडोफर्निस का एकमात्र अभिलेख मिलता है हमें, कौन सा, तख्ते वही अभिलेख। तख्ते वही अभिलेख में बताता है वो कि तक्षशिला राजधानी रही है। एक सेंट पीटर आते हैं, ठीक है, सेंट पीटर आते हैं किस लिए, जो ईसाई धर्म है उसके प्रचार के लिए सेंट पीटर भारत में प्रचार करते हैं। मद्रास में उनकी मृत्यु हो जाती है। देवव्रत की उपाधि लेता था। और सबसे मेन चीज जो गोंडोफर्निस का तख्ते वही अभिलेख है ये खरोष्टी भाषा में मिलता है। ये सारी जानकारी हमें पार्थियंस के बारे में मिलती है। पार्थियंस में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ना पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा इसी से बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने भारतीय क्षेत्र के बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया, या फिर जो विदेशी राजवंश थे, हमने जो 4 राजवंश पढ़े, इन सब में सबसे बृहद क्षेत्र पर और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश रहा कौन, आने वाला जो हम पढ़ते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश की जब हम बात करते हैं तो कुषाण राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक तो कनिष्क माना जाता है, लेकिन उसके साथ ही हमें उसके 3-4 शासकों के बारे में और पढ़ना है जिसने बहुत योगदान दिया। तो आइए हेडिंग बनाते हैं, कुषाण। कुषाण वंश मूल रूप से जो चीनी एक कबीला है, यूची कबीला, उससे बिलोंग करती है, ठीक है। चीनी कबीला पहले चीनी बर्बर जनजातियों ने इसको भगाया, जो यूची कबीले को है उनको भगाया कहाँ, मध्य एशिया की ओर भाग के आए वो। मध्य एशिया में उन्होंने किसको रिप्लेस किया, उन्होंने शकों को रिप्लेस किया, जैसा अपन ने उस मैप में देखा था, ठीक है। शकों को रिप्लेस किया। शकों के बाद जब शक भारत की ओर आए तो ना चाहते हुए भी कुषाणों को भी उनके पीछे भारत की ओर आना पड़ा। और भारत में शकों के उन्मूलन के बाद एक बहुत बड़े क्षेत्र पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, जैसा कि मैं अभी मैप डाल दूंगा उसमें आप देख सकते हैं। एक बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य स्थापित किया। कुषाण भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए और उन्होंने भी, किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, किसी ने वासुदेव को माना, किसी ने शिव की पूजा अर्चना शुरू की। इससे हम समझ सकते हैं कि धार्मिक रूप से सहिष्णुता उन शासकों में थी। और दूसरी चीज कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय संस्कृति को, और भारतीय संस्कृति ने उनको अपने अंदर समाहित कर लिया कि वो भारतीय होकर रह गए, ठीक है। तो आइए अपन लिखते हैं इसके बारे में। कुषाण वंश के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये पता चलता है हमें कि विदेशी जो राजवंश है उनमें सबसे प्रसिद्ध, विदेशी राजवंशों में सबसे प्रसिद्ध, ये लिख लेते हैं हम, जो अपन हिंदी एवं पढ़ चुके हैं, सीथियन, पार्थियन और कुषाण में सबसे प्रमुख रूप से यही थे, ठीक है। इन्होंने काफी व्यापक मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलवाए, ठीक है, स्वर्ण सिक्के चलवाए। और क्या हुआ, ये लोग यूची कबीले से थे, चीन के यूची कबीला, या फिर इसको तोखारी भी बोला जाता है, तोखारी कबीले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, याद रखना है। यूची या तोखारी कबीले से होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हमें
मैंने जैसा कि बताया कि जो इसका मैप है, अपन देख सकते हैं कितने बड़े क्षेत्र पर ये शासन कर रहे हैं। जो मध्य एशिया का चाइना, जो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वर्तमान क्षेत्र है जिसको मध्य एशिया कहेंगे, अफगानिस्तान, भारतीय क्षेत्र में ये वाराणसी और मथुरा तक आ चुके थे। ठीक है, मथुरा को राजधानी बनाता है कनिष्क। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने विस्तृत क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। हालांकि मौर्यों ने जितने क्षेत्र पर शासन किया उतना तो कभी नहीं पहुंच पाते कनिष्क, ठीक है, लेकिन एक फिर भी बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया, जिन्होंने जो उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र पे एक स्थायित्व मजबूत किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अब इसमें मूल रूप से हम किन किन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। एक हम धारणा बना लेते हैं क्या क्या करना है। मूल रूप से सबसे पहले हम देखते हैं इसका संस्थापक कौन, कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम विम कटफिसस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर हम कनिष्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कनिष्क के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके बाद होविष्क आखिरी शासक रहेगा इसका, जिसके बारे में हमें वो ग्रंथ मिलते हैं या फिर जिनके बारे में हमें साहित्य मिलता है। ठीक है, तो इन 4 शासकों के बारे में पढ़ना है। तो जो कुषाण वंश है इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक तो माना जाएगा विम कटफिसस को, लेकिन कुजुल कटफिसस को इसका संस्थापक माना जाता है भारतीय क्षेत्र में। तो आइए हम हेडिंग बनाते हैं कुजुल कटफिसस। जब हम कुजुल कटफिसस की बात करते हैं तो इसके पहले भी कई शासक रहे होंगे, लेकिन जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र में इसने बहुत योगदान दिया और बहुत लंबे समय तक शासन किया। ठीक है, तो कुछ अपन हेडिंग बनाते हैं कुजुल कटफिसस। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन जितनी भी जानकारी मिलती है हम उसको देखते हैं। कुजुल कटफिसस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि इसने भारतीय क्षेत्र में कुषाणों द्वारा सिक्के चलाए। ठीक है, कुषाणों द्वारा जो सिक्के चलाए, तो सबसे पहले सिक्के चलाने का श्रेय कुषाणों में इसी को जाता है। ठीक है, इसने सिक्के चलाए। कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के चलाए अभी तक। ठीक है, जो अपन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है गुप्तों को। ठीक है, लेकिन उनकी क्वालिटी कम रहती है, लगभग 35-40% सोना होता था उसमें, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी के सिक्के कुषाण वंश के टाइम पे थे। ठीक है, तो अपन इसकी बात करते हैं कि जो कुजुल कटफिसस था, इसने सिक्के जो चलाए तो उसके क्षेत्र पर, उसके सिक्कों पर, उसके पृष्ठभाग पर हर्मियस नाम के राजा का चिन्ह होता था। कौन? हर्मियस। अब ये हर्मियस कौन था? जो हर्मियस था, हर्मियस यवन राजा होता था, तो ये खुद को यवन राजाओं का सामंत मानता था, ये उनके हिसाब से शासन करता था, ऐसा इसके सिक्कों से हमें पता चलता है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि हर्मियस नाम के राजा के हिसाब से ये सिक्के चलाता है। अब हम देखते हैं कि ये सिक्के हैं जो स्वर्ण सिक्के माने जाते हैं। ठीक है, इसके स्वर्ण सिक्के मिलते हैं हमें, ये मिलता है इससे हमें। ठीक है, जो इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुजुल कटफिसस को, और इसके साथ ही हर्मियस नाम के राजा का जिक्र मिलता है, जो यूनानी राजा होता है ये। ठीक है, यूनानी राजा, इसको संस्थापक तो माना जाता है कुषाण वंश का, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है विम कटफिसस को। विम कटफिसस एक बड़े क्षेत्र पर शासन करता है, इसकी अपेक्षा एक जो युद्ध अभियान है वो करता है। तो हम और सबसे मूल चीज कि वो शैव धर्म का अनुयायी होता है, शिव जी के सिक्के चलाता है। तो उसको आइए हम देखते हैं विम कटफिसस के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं। विम कटफिसस की बात करते हैं जब हम, तब कुषाण वंश के एक ऐसे शासक की बात करते हैं जिसने भारतीय संस्कृति को समाहित करना शुरू कर दिया अपने अंदर। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं विम कटफिसस। अकेला विम लिख लेते हैं या फिर लिख लेते हैं कटफिसस, विम अकेला बोल सकते हैं इसको। इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कुषाण वंश का। ठीक है, वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है भाई? इसने बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया और इसने जो सिक्के चलाए काफी अच्छी मात्रा में, किससे? सोने के और तांबे के सिक्के चलाए।
सोने के और तांबे के सिक्के। ठीक है, ये सिक्के चलवाए इसने। इस पर खरोष्टी लिपि, खरोष्टी यूनानी और खरोष्टी लिपि होती थी इसके सिक्कों पर। ठीक है, ग्रीक और खरोष्टी, यूनानी और खरोष्टी लिपि होती थी इसके सिक्कों पर। तो लिख लेते हैं सिक्के। ठीक है, यूनानी और खरोष्टी लिपि होती थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब सबसे जरूरी चीज हमें ये देखनी है कि इसके शिव पर, इसके सिक्कों पर शिव, त्रिशूल, नंदी, ये सारे चित्र अंकित हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है हमें कि इससे ये शैव मतानुयायी हो चुका था। ठीक है, ये शैव भक्त हो गया था, शिव का भक्त हो गया था। ठीक है, इसलिए इसके इन पर सिक्कों पर ये अंकित है। ये महेश्वर की उपाधि धारण करता था। ठीक है, महेश्वर की उपाधि, इसका अर्थ ये है कि ये शिव के लिए डिवोटेड हो चुका था। ठीक है, शिव का डिवोटी था। ठीक है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो महत्वपूर्ण शासक है उसने संस्कृति को किस तरीके से समाहित किया अपने अंदर, और भारतीय क्षेत्र पर शासन करने के लिए उसने ये तरीका ज्यादा अच्छा समझा कि भाई शैव धर्म के तब लोग समर्थक होंगे, तब किस तरीके से उसने शैव धर्म को माना। ठीक है, ये बात हो गई विम खटपिसस के बारे में, वास्तविक संस्थापक है, शिव को समर्पित है। ये सारी चीजें हमें इसके बारे में पता चलती है। अब हम बात करते हैं कनिष्क के बारे में। ठीक है, कनिष्क के बारे में बात करेंगे। कनिष्क के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज तो दो राजधानियां बनाता है, एक तो सियालकोट में, ठीक है, सॉरी पेशावर में, और दूसरा मथुरा में। ठीक है, दो राजधानियां बनाता है क्योंकि एक बड़े क्षेत्र पर शासन करता है। दो राजधानियां तभी बनाई जाएंगी, ज्यादा राजधानियां एक से, क्योंकि बड़े क्षेत्र को, दूरगामी क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो राजधानियों की आवश्यकता होती है। तो हम हेडिंग बनाते हैं कौन सी, कनिष्क। सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे महत्वपूर्ण कुषाण शासक, जिसने कुषाण की वास्तविक सत्ता को स्थापित किया। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसने अपने राज्यारोहण के समय 78 एडी में एक संवत शुरू किया, 78 ईस्वी में एक संवत शुरू किया, जब जिस तारीख से, जिस तिथि से वह अपने शासन को आरंभ करता है, तब उसको शक संवत माना जाने लगा। उसको अभी अपन देख लेते हैं शक संवत क्यों कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इसके साथ ही कनिष्क। कनिष्क के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक बौद्ध संगीति का याद आता है। ठीक है, बौद्ध संगीति के बारे में हमें याद आता है। या फिर हम देखें तो कनिष्क का एरिया है, एरिया देख लेते हैं आप, जो सबसे बृहद एरिया है कहां तक, वाराणसी महाराष्ट्र, वाराणसी यूपी में, और मथुरा तक, माफ कीजिए मथुरा तक, जो उसकी दूसरी कैपिटल थी, उस तक उसने शासन किया। तो इसके बारे में हम देखते हैं, आइए। कनिष्क ने अपना राज्यारोहण कब किया, 78 एडी, 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में इसने अपना शासन शुरू किया है। ये जो यूनानी राजा होते थे, ठीक है, कैसर या सीजर की तरीके से उपाधि लेता था, सीजर, ये इस तरीके से उपाधियां लेता था, ये उपाधियां होती थी। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं अपन। इसको वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा यूज किया जाता है, शक संवत, शक संवत के रूप में शुरू किया जाता है। किया कनिष्क ने है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया शकों ने। ठीक है, शकों ने इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया, इसलिए इसको शक संवत कहा जाता है। कब, किसको, 78 एडी। और विक्रम संवत शुरू हुआ 57 बीसी, 57 ईसा पूर्व। अब जो 78 एडी से कनिष्क संवत शुरू होता है, सॉरी शक संवत शुरू होता है, शक संवत के हिसाब से सबसे पहला महीना होता है चैत्र का, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होता है, उसमें होता है कौन सा, जनवरी, लेकिन इसमें होता है चैत्र का। ये मेजरली 21 या 22 मार्च से शुरू हो जाता है। ठीक है, 21 या 22 मार्च ये तिथि मिलती है इसकी, जब चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इस तरीके के जो 12 महीने हैं, ये शक संवत में माने जाते हैं, जो कि कनिष्क के समय से शुरू होता है। ठीक है, ये जानकारी इससे हमें मिलती है।
अब हमने देख लिया कि भाई एक बहुत विस्तृत क्षेत्र पर इसने शासन किया। इसने दो राजधानियां बनाई, दो राजधानी कौन कौन सी? एक तो पुरुषपुर, पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर है, ठीक है, पेशावर। और दूसरी राजधानी थी मथुरा, मथुरा। मथुरा से कनिष्क की बहुत सारी मूर्तियां मिली, बौद्ध धर्म की बहुत सारी मूर्तियां मिली। कनिष्क ने मथुरा शैली का प्रचार किया, मथुरा शैली का प्रचार किया, जिसमें कनिष्क की मूर्तियां मिली कंकाली टीला से। एक जगह यहां पे मिलती है कंकाली टीला, कंकाली टीला से कई ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जो बौद्ध से रिलेटेड है। और वहां पे एक कनिष्क की भी स्वयं की सिर विहीन, जिसका सिर नहीं है, ठीक है, वो मूर्ति मिली है। कहां से? कंकाली टीला से। तो ये चीज याद रखेंगे। अपन ने देखा क्या कि इसने 78 एडी में अपना राज्यारोहण किया। इसने कैसर या सीजर की उपाधि ली थी। इसने राजधानियां दो बनाई, कौन कौन सी? पेशावर या पुरुषपुर। दूसरी चीज, इसने जो मथुरा शैली है उसका विकास किया। इसी के समय गांधार और मथुरा शैली का विकास होने लगा, ठीक है। इसमें और क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि इसने कनिष्कपुर की स्थापना की। कनिष्कपुर कहां पे? कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना करता है। और क्या? तक्षशिला के पास संधाराम विहार, संधाराम विहार बनवाता है। किसके लिए? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए, तक्षशिला के पास, ठीक है। ये दो निर्माण याद रखने हैं हमें। ये कनिष्कपुर बनवाता है कश्मीर में, और संधाराम विहार बनवाता है कहां पर? जो तक्षशिला के पास है, वहां पर इनका निर्माण करवाता है। अब हम बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण अभियान के बारे में, जो कि एकमात्र अभियान मिलता है हमें, पाटलिपुत्र का अभियान। पाटलिपुत्र के अभियान की बात करते हैं जब हम, तब हमें पता चलता है कि जो तीन चीजें लाया, बहुमूल्य चीजें, ठीक है, कौन कौन सी चीजें लाता है ये? इसमें देख लेते हैं अपन। ये आप लोग नोट्स बनाते जाया करो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। मैं तो लिखता जाता हूं क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं रहती है, इसलिए बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र अभियान करता है जब ये पाटलिपुत्र पर अभियान करता है, तो ये तीन चीजें लाता है वहां से, ठीक है। तीन चीजें वहां से छीन के लाता है। कौन कौन सी तीन चीजें? एक तो बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध का भिक्षा पात्र, जिसमें बुद्ध भिक्षा मांगते थे। दूसरा क्या लाता है? एक अनोखा मुर्गा, अनोखा कुक्कुट, ठीक है। इसमें क्या है मुझे जानकारी नहीं है, अनोखा किस तरीके से मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, ठीक है। तीसरी चीज जो लाता है वो लाता है अश्वघोष को। अश्वघोष इतने महान दार्शनिक, अश्वघोष बहुत बड़े साहित्यकार, उस समय के बौद्ध धर्म से रिलेटेड अश्वघोष को लाया जाता है वहां से, पाटलिपुत्र से। और ये मेहमान बनते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्योंकि अध्यक्षता तो वसुमित्र करते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत इज्जत के साथ, सत्कार के साथ लाया जाता है ये मथुरा। किसके पास? कनिष्क के पास। कनिष्क के पास रहते हैं काफी लंबे समय तक। तो ये सारी चीजें हमें इससे मिलती हैं कि इसने पाटलिपुत्र पर अभियान किया था। अब इसके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है, हमने मथुरा और गांधार शैली के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली है, क्योंकि अभी हम जब मौर्योत्तरकालीन कला पढ़ेंगे, कला और साहित्य, उसमें हम देख लेंगे मथुरा, गांधार और अमरावती शैली के बारे में। अब हमें इसके आगे क्या पढ़ना है? इसके आगे इतनी जानकारी इसमें हमें मिलती है। एक जगह मिलती है बोगरा, हैशटैग बना के लिखते हैं बोगरा। बोगरा कहां पर है? महास्थान। महास्थान बंगाल के आसपास का, बांग्लादेश के क्षेत्र का वो मिलता है। यहां से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है कनिष्क की, ठीक है। कनिष्क की स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है, जो कि बहुत ही फेमस है। कहां से? बोगरा, महास्थान से। अब हमें एक चीज देखनी है कि इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में हम क्या कहां लिख लेते हैं? चतुर्थ बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इधर ही बना लेते हैं, फोर्थ बौद्ध संगीति। इसमें क्या हुआ? बौद्ध संगीति हुई, किसके समय हुई? कनिष्क के समय ही हुई, ठीक है। और इसको कहां आयोजन किया गया? कुंडलवन में,
कुंडलवन कश्मीर में आयोजन किया। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में, तो अपन को समझ में आ ही रहा है भाई कि इसका क्षेत्र होगा ये। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष रहते हैं कौन? अध्यक्ष रहते हैं वसुमित्र। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। और मुख्य अतिथि या उपाध्यक्ष रहते हैं कौन? अश्वघोष। जैसा कि अपन ने अभी बात करी, अश्वघोष इसकी उपाध्यक्ष रहते हैं। ये दो चार चीजें हमें इसके बारे में पता चलती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होता क्या है बौद्ध संगीति में? बौद्ध संगीति में अब हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हीनयान हो जाएगा और महायान, ये मुख्य रूप से विभक्त हो गए हैं बौद्ध धर्म अपने दो संप्रदायों में। इसकी बात हमने बहुत अच्छे से की है बौद्ध धर्म वाली वीडियो में, आपको जरूरत लगे तो आप देख सकते हो बौद्ध धर्म की सीजन वाली वीडियो। ठीक है, इसमें हीनयान में देखते हैं अपन कि भाई ये लोग बुद्ध भगवान को एज अ महापुरुष मानते हैं, और महायान में बौद्ध को भगवान के रूप में माना जाने लगा। जो कनिष्क का समय था या फिर कुषाणों का समय था, इसमें महायान बौद्ध संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ। ठीक है, इसमें ही कई ऐसी मूर्तियां बनाई गई जो बुद्ध को भगवान के रूप में मानी जाने लगी। तो हीनयान का धीरे धीरे पतन होता है और महायान अपने उत्कर्ष पर आता है। ये सारी जानकारी हमें कनिष्क से मिलती है। कनिष्क के बारे में एक चीज और लिख लेते हैं हम कि इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक। ये लिख लेना आप लोग याद से, कभी भी पूछा जाए तो द्वितीय अशोक कहा जाता है। ये सारी चीजें अपन ने कनिष्क के बारे में पढ़ी, इतना सफिशिएंट था मेरे हिसाब से कनिष्क के बारे में। एक चीज और देख लेते हैं कि इसके समय इसके दरबार में कौन कौन होते थे? चरक जो होते थे चिकित्सा से संबंधित थे, नागार्जुन और कौन होता था? चरक, नागार्जुन और अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, अश्वघोष जो अपन ने देखा अभी, वसुमित्र, ये सारे विद्वान होते थे। और चरक होते थे कौन? चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक, ये सारे इसके दरबार में होते थे जो कि इसकी सहायता करते थे, सलाह करते थे। ठीक है, ये सारी जानकारी मिली हमें कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बारे में हमने जितना संभव हो सका उतना सारा पढ़ लिया है। इससे इतर और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से कवर हो जाएगा सारा। अब कुषाण में एक आखिरी शासक की और बात कर लेते हैं हम। आखिरी शासक होविष्क रहता है। होविष्क के बारे में एक ही चीज पढ़ने को मिलती है हमें कि वो होविष्कपुर की स्थापना करता है। ठीक है, कहाँ पे? कश्मीर में। इधर लिख लेते हैं हम। होविष्क के बारे में ये जानकारी मिलती है हमें कि कनिष्क के बाद कोई और शासक बनता है। ठीक है, लेकिन वो उतना योग्य नहीं होता है। इसके बाद होविष्क को बनाया जाता है। तो ये कश्मीर में होविष्कपुर की स्थापना करता है। कहां पे? कश्मीर में। ये पता चलता है हमें राजतरंगिणी से। ठीक है, राजतरंगिणी जो ग्रंथ है किसका? कल्हण का। ठीक है, जिससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें, कल्हण का ग्रंथ है। तो इससे हमें पता चलता है कि होविष्क शासक था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपन ने कनिष्क को देखा, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपन ने विम को देखा था, विम था शैव मत अनुयायी। ये विष्णु का उपासक होता है, विष्णु का उपासक। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है कि कुषाण वंश में अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले शासक रहते हैं। ये सारी चीज पढ़ लेते हैं हम होविष्क के बारे में। इधर कुषाण वंश कंप्लीट हो जाता है। इसके इतर हमें कुछ नहीं पढ़ना होता है इसमें। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, और जो कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।